अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। लाइक पीपल अ प्रोडक्ट गोज़ थ्रू लाइफ साइकिल। जिस तरह ह्यूमन बीइंग्स जो हैं उनकी ज़िंदगी का भी साइकिल होता है कि सबसे पहले जो है वो पैदा होते हैं, फिर जो है वो इसके बाद जो है उनकी ग्रोथ होती है और वो जो है वो बड़े होते हैं। इसके बाद जो है उनका चाइल्डहुड्स के बाद जो है उनका टीन एज आता है। इसके बाद जो है वो यंग पीपल्स में कन्वर्ट होते हैं और उसके बाद जो है मिडल एज में और फिर ओल्ड एज में, और उसके बाद जो है वो इस दुनिया से जो है वो चले जाते हैं। सेम टू सेम प्रोडक्ट के साथ भी ऐसा ही होता है कि लाइक पीपल अ प्रोडक्ट गोज़ थ्रू लाइफ साइकिल, कि जिस तरह ह्यूमन बींग्स जो है उनका लाइफ साइकिल होता है, बिल्कुल इसी तरह प्रोडक्ट का भी लाइफ साइकिल होता है। दे ग्रो, देन डिक्लाइन एंड देन आर रिप्लेस्ड। पहले वो ग्रो करते हैं, इसके बाद जो है उनकी ग्रोथ जो है वो ख़त्म हो जाती है और इसके बाद जो है उनकी रिप्लेसमेंट होती है या उनकी जगह नई प्रोडक्ट आ जाती है। प्रोडक्ट स्टार्ट विद एन इंट्रोडक्शन इन द मार्केट फॉर द पर्पस ऑफ सेल। ठीक है, प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में इंट्रोडक्शन स्टेज में आती है ताकि जो है वो उसकी सेल जो है वो हो सके। द डिमांड ऑफ दैट प्रोडक्ट इज ग्रेजुअली इंक्रीज इन द मार्केट एंड इट रीचेज टू इट्स मैक्सिमम फ्रॉम वेयर इट स्टार्ट्स डिक्लाइन। ये पहले प्रोडक्ट जो है मार्केट में आती है, इसके बाद उसका इंट्रोडक्टरी स्टेज होता है। इसके बाद जब लोग उनको पहचानने लग जाते हैं तो उसकी सेल्स में जो है वो इंक्रीज़ होता है और उसके बाद जब आखिर में क्या होता है कि उसकी जो सेल्स होती है वो कम होने लग जाती है और प्रोडक्ट जो है वो डिक्लाइनिंग स्टेज की तरफ जो है वो चल पड़ती है। इट इज़ इफेक्टिव लाइफ स्पैन ऑफ अ प्रोडक्ट। ठीक है, इसके बाद हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल represents the phases of a product goes through from the time it is introduced to the time it is taken off the market। ठीक है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो है वो किसी भी प्रोडक्ट की ज़िंदगी में आने वाले वो डिफरेंट स्टेजेस हैं या फेजेस हैं कि जब प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में आती है, एंटर होती है, लॉन्च होती है और उसके बाद वो मार्केट से निकल जाती है। तो इन दोनों मार्केट में एंटर होने और मार्केट से निकल जाने के दौरान जो ड्यूरेशन होता है वो हमारा जो है वो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कहलाता है। या हम कह सकते हैं कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो है इट रिप्रेजेंट्स द सेल्स हिस्ट्री ऑफ अ प्रोडक्ट। किसी भी प्रोडक्ट की सेल्स हिस्ट्री जो है उसको भी हम उसका लाइफ साइकिल कहते हैं। नाउ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल हैज़ 4 स्टेजेस। अगर हम प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को देखते हैं तो हम उसकी लाइफ को 4 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है इंट्रोडक्शन, नंबर 2 है ग्रोथ, नंबर 3 है मेच्योरिटी और नंबर 4 है डिक्लाइन। अगर हम यहाँ ग्राफ में देखें तो एक्स एक्सिस जो है वो इस तरफ हम क्या चीज़ शो करते हैं, लाइफ ऑफ प्रोडक्ट, ये टाइम जो है कि हमारी प्रोडक्ट की जो लाइफ है वो हम उसको एक्स एक्सिस पे शो करते हैं और वाई एक्सिस पे हम रेवेन्यू और या प्रॉफिट को हम शो करते हैं। तो अब देख लें कि हमने इस ग्राफ को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है या 4 स्टेजेस में हमने प्रोडक्ट की लाइफ को डिवाइड किया है। सबसे पहला स्टेज है इंट्रोडक्शन, नंबर 2 हमारे पास है ग्रोथ, नंबर 3 हमारे पास है मेच्योरिटी एंड नंबर 4 है डिक्लाइन। ठीक है, ये हमारे पास जो है प्रोडक्ट के 4 साइकिल्स हैं, ये 4 स्टेजेस हमारे पास हैं। नेक्स्ट जी, इंट्रोडक्शन स्टेज। ठीक है, अब प्रोडक्ट का जो पहला स्टेज इंट्रोडक्शन का स्टेज होता है, इसमें क्या होता है कि इट इज़ द फर्स्ट स्टेज वेयर द प्रोडक्ट इज़ लॉन्च इन द मार्केट विथ फुल स्केल प्रोग्राम प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग प्रोग्राम। कि हमारे पास ये जो पहला इंट्रोडक्शन का स्टेज होता है, हम इसमें प्रोडक्ट को उसकी फुल स्केल प्रोडक्शन के साथ और फुल मार्केटिंग प्रोग्राम के साथ मार्केट में लॉन्च करते हैं। द प्रोडक्ट इज़ न्यू वन। अब जो नई प्रोडक्ट हमारे पास हमने लॉन्च की है वो बिल्कुल मार्केट के लिए टोटली न्यू प्रोडक्ट है। इट मीन्स अ प्रोडक्ट दैट ओपन्स अप एन एंटायरली न्यू मार्केट। ठीक है, अब ये प्रोडक्ट जो है, जो नई प्रोडक्ट है वो क्या करती है, या तो वो ओपन अप करती है एंटायरली न्यू मार्केट। इसका मतलब है कि हमारे पास जो हमारी प्रोडक्ट है वो टोटली यूनिक प्रोडक्ट है, एक बिल्कुल ही नई प्रोडक्ट है, उसकी कोई एग्जाम्पल पहले की मौजूद नहीं है। या इट मे बी रिप्लेसिंग एन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। अब यह हो सकता है कि हम एक इनोवेटिव प्रोडक्ट या हम जो है उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और सिग्निफिकेंटली ब्रॉडन द मार्केट फॉर एन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। अब ये तीसरी चीज़ है, ये इमिटेटिव प्रोडक्ट के बारे में कह रहा है कि शायद जो है हम जो प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च की है या तो वो बिल्कुल एक ब्रांड न्यू प्रोडक्ट है, या जो है वो एक इनोवेटिव प्रोडक्ट है, और या फिर जो है वो इमिटेटिव प्रोडक्ट है जो कि सिर्फ और सिर्फ अपना मार्केट शेयर इंक्रीज़ करने के लिए एक कंपनी ने जो है वो मार्केट में लॉन्च किया है। इन दिस इन दिस स्टेज सेल्स ग्रो एट अ वेरी लो रेट। ठीक है, सेल जो है वो बहुत ही कम है बिकॉज इट इज़ नॉट इफेक्टिव, इट इज़ एन
इफेक्टिव डिमांड, इट इज़ नॉट एन इफेक्टिव डिमांड, सॉरी, ठीक है। सेल जो है वो बहुत लो है क्योंकि प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड नहीं है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देख लें तो आप ये देख लीजिए, पहला स्टेज है, इसमें हमारे पास दो कर्व आ रहे हैं। एक ये ऑरेंज कलर का कर्व जो है ये शो कर रहा है सेल्स लाइन को, ठीक है, और जो दूसरा ग्रीन कलर का जो नीचे वाला कर्व है ये शो करता है प्रॉफिट लाइन को। अब अगर हम पहले स्टेज में देखें तो हमारा जो प्रॉफिट लाइन है वो बिल्कुल जो है वो इस लाइन से नीचे जा रहा है। इस लाइन से नीचे का मतलब है कि हमारी कंपनी जो है प्रॉफिट जो है वो नॉन एग्जिस्टेंट है, ठीक है, बिल्कुल नेगेटिव प्रॉफिट है। नेगेटिव प्रॉफिट का मतलब है कि हमारी नई प्रोडक्ट जो है वो इनिशियल लॉसेस सफ़र कर रही है। एक नई आने वाली प्रोडक्ट जो है मार्केट में ज़्यादातर जो है वो इनिशियल लॉसेस सफ़र करती है। क्यों? क्योंकि नए कस्टमर्स को उनके बारे में अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। लिहाजा क्या करना चाहिए, हमें जो है वो प्रमोशन जो है प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा करनी चाहिए। और दूसरी आप देखिए सेल्स लाइन जो है वो भी आपकी बहुत ही स्लो है, सेल्स ग्रोथ भी बहुत स्लो है, और बिल्कुल स्टेज की एट द एंड ऑफ स्टेज जो है वो थोड़ा सा प्रॉफिट जो है वो नेगेटिव से थोड़ा सा पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, लेकिन बहुत ही स्लो। और वो आप अगर ऑरेंज लाइन को देखें तो वो भी जो है वो एट द एंड ऑफ स्टेज जो है वो ज़रा सा जो है वो हल्का सा इंक्रीजिंग फॉर्म में है। तो हमारी प्रॉफिट लाइन और सेल्स लाइन दोनों जो है वो बहुत ही मतलब कम रेशियो से इंक्रीज़ करेंगी, या प्रॉफिट तो समझे बिल्कुल नेगेटिव है। इसकी रीजंस क्या होती हैं कि प्रोडक्ट बिल्कुल मार्केट में नहीं है, इसके बारे में कस्टमर्स को अवेयरनेस नहीं है। लिहाजा हमें क्या करना चाहिए, हमें कस्टमर्स को अवेयरनेस देनी चाहिए, और हमें जो प्रोडक्ट की प्रमोशन जो है उस पर बहुत ज़्यादा अमाउंट या बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। अगर हम देखें इंट्रोडक्शन स्टेज की कैरेक्टरिस्टिक्स, तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे पास। पहला हमारे पास है लो एंड स्लो सेल्स, कि सेल्स जो है वो बहुत लो है या बहुत ही स्लोली जो है वो इंक्रीज़ कर रही है। इसके बाद सेकंड हमारे पास क्या वो है कैरेक्टरिस्टिक है कि हाई प्रोडक्ट प्राइस, प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो हाई है। क्यों? क्योंकि हमने कहा था कि ये प्रोडक्ट जो है वो ट्रूली यूनिक है, ये बिल्कुल एक नई प्रोडक्ट मार्केट में है और हमें किसी कंपटीशन का सामना नहीं करना पड़ रहा, लिहाजा हमने इसकी प्राइसेस जो है वो हाई रखी हैं या हाई सेट की कंपनी ने। हैवी प्रमोशनल एक्सपेंसेस, प्रमोशन पे बहुत ज़्यादा स्पेंड करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक मार्केट को या कस्टमर्स को या टारगेट मार्केट को इन्फॉर्मेशन नहीं है। उनको इन्फॉर्म करने के लिए, उन्हें प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस देने के लिए हमें जो है प्रमोशन पे बहुत ज़्यादा अमाउंट स्पेंड करनी पड़ेगी। इसके बाद है लैक ऑफ नॉलेज। लैक ऑफ नॉलेज का जो है ये कंज्यूमर्स के लिए, कि कंज्यूमर जो है उनको अभी तक हमारी प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज नहीं है। इसके बाद है लो प्रॉफिट्स, प्रॉफिट जो है वो भी बहुत लो है, बल्कि अगर हम यहाँ देखें तो ये देख लें नेगेटिव प्रॉफिट है। एट द एंड ऑफ स्टेज ज़रा सा प्रॉफिट जो है वो कंपनी, उसकी कंडीशन थोड़ी सी जो है वो बेहतर हो गई है। मज़ीद देखें नैरो प्रोडक्ट लाइन्स, प्रोडक्ट लाइन जो है वो नैरो है। इसका मतलब है कि प्रोडक्ट के अंदर कोई वर्जन्स नहीं है, वैराइटीज़ नहीं है। बिल्कुल अब नई नई प्रोडक्ट हमने मार्केट में इंट्रोड्यूस किया है तो उसके अंदर वैराइटीज़ या वर्जन्स का सवाल ही पैदा नहीं होता। सेकेंड स्टेज पर आते हैं। सेकेंड स्टेज इज़ नेम एज ग्रोथ स्टेज, ठीक है। इसे हम ग्रोथ स्टेज भी कहते हैं या हम इसको मार्केट एक्सेप्टेंस स्टेज भी कहते हैं, क्योंकि अब हमारी प्रोडक्ट जो है उसको मार्केट या हमारा टारगेट मार्केट जो है वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। यहाँ देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। वंस द मार्केट हैज़ एक्सेप्टेड द प्रोडक्ट, सेल्स बिगन टू राइज एंड प्रोडक्ट एंटर्स इनटू इट्स सेकेंड स्टेज। कि एक दफ़ा जो है प्रोडक्ट जब मार्केट में एक्सेप्ट कर ली जाती है तो क्या होता है कि सेल्स हमारी जो है वो उसमें इंक्रीजिंग फॉर्म में आ जाती है और प्रोडक्ट एंटर्स इनटू सेकेंड स्टेज, प्रोडक्ट जो है हमारा सेकेंड स्टेज में आता है। यहाँ पे देख ले, ये ग्रोथ स्टेज है। यहाँ पे देखें हमारे पास दोनों कफ की कंडीशन क्या है कि प्रॉफिट जो है वो एट द एंड ऑफ स्टेज जो है वो ज़रा इंक्रीजिंग फॉर्म में आ गया। अब देखेंगे कि ग्रोथ के स्टेज में थ्रू आउट द स्टेज जो है प्रॉफिट बड़ी शार्पली या तेज़ी से इंक्रीज़ होता है। इंक्रीज़ होते होते एक पीक पॉइंट पे पहुंचता है और एट द एंड ऑफ स्टेज हल्का सा जो है ये वापस जो है ज़रा सा इसकी जो वो शेप जो है वो ज़रा नीचे की तरफ डिक्लाइनिंग पोजीशन पे, लेकिन बहुत ही कम, ठीक है। लेकिन अगर आप ऑरेंज लाइन को या ग्रोथ सेल्स लाइन को देखें तो थ्रू आउट द स्टेज जो है हमारी जो सेल्स है वो काफ़ी अच्छी बेहतर हो रही है और इंक्रीजिंग फॉर्म में है। तो अब देख लें कि सेल्स लाइन इंक्रीज़ हो रही है लेकिन एट द एंड ऑफ स्टेज प्रॉफिट जो है वो डिक्लाइन हो रहा है। इसकी रीज़न क्या होती है कि सेल्स इंक्रीज़ हो रही है, प्रॉफिट डिक्लाइन हो रहा है? इसकी रीज़न ये होती है कि पहले हमारे पास फर्स्ट स्टेज में मार्केट में कंपटीशन नहीं था, लेकिन सेकेंड स्टेज पे आके कंपेटिटर्स ऐसी प्रोडक्ट लेके मार्केट में आ जाते हैं। तो अब क्या होता है कि उनकी प्रोडक्ट की वजह से हमें अपनी प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो थोड़ी सी कम करनी पड़ती है। तो प्रोडक्ट की प्राइस, सेल्स हमारी बेशक बढ़ रही है लेकिन हमने जो थोड़ी सी प्राइस रिडक्शन की है उसकी वजह से जो है वो हमारा प्रॉफिट रेशियो जो है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। इसमें एक दफ़ा देख लेते हैं कि द प्रोडक्ट इज़ न्यू वन, सॉरी ये तो इंट्रोडक्शन स्टेज है। ग्रोथ स्टेज, द प्रोडक्ट अचीव कंसिडरेबल एंड वाइड स्प्रेड अप्रूवल इन द मार्केट, प्रोडक्ट को जो है मार्केट एक्सेप्टेंस मिल जाती है। द सेल्स एंड प्रॉफिट इंक्रीजेज एट एन एक्सेलरेटेड रेट, तो प्रॉफिट लाइन
और सेल्स लाइन जो है वो शार्पली या बहुत स्पीड से जो है वो तेज़ करते, रेट जो है वो उनका बहुत तेज़ी से जो है वो इम्प्रूव करते हैं। इन दिस इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन आर कंसिडर्ड एट द की फैक्टर। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें 3 चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना है। अपने डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को इम्प्रूव करना है, हमने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग जो है बहुत अच्छी तरीके से करनी है, और सेल्स प्रमोशन जो है उसकी टेक्निक्स को भी हमने साथ साथ इंट्रोड्यूस करना है, ताकि जो है हम कस्टमर्स को जो है वो हम नंबर ऑफ़ कस्टमर्स को इंक्रीज़ कर सकें। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लें स्टेज नंबर 2 के। रैपिड इंक्रीज़ इन सेल जो है उसमें बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ होता है, शार्पली इंक्रीज़ होती है। प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट, ठीक है, सेकंड स्टेज में जो है कंपनी जो फर्म जो होती है वो अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव भी करती है, साथ साथ उसमें जो पहले थोड़ी बहुत जो कमियां रह गई थी अब हम उसको इस स्टेज पे आके बेहतर बनाएंगे, उसको इम्प्रूव करेंगे। इंक्रीज़ इन कंपटीशन बहुत बढ़ जाता है सेकंड स्टेज में आके, या कंपटीशन मार्केट में स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद है इंक्रीज़ इन प्रॉफिट्स हमारे इंक्रीज़ करता है, लेकिन आखिर में आके थोड़ा सा डिक्लाइनिंग फॉर्म में आ जाता है। रिडक्शन इन प्राइस में हमें कमी करनी पड़ती है बिकॉज ऑफ द कंपटीशन इन द मार्केट। और उसके बाद है स्ट्रेंथनिंग द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को हम इम्प्रूव करते हैं, उसको मजबूत बनाते हैं इस स्टेज के अंदर आके। इसके बाद अगर हम थर्ड पे आ जाएं, दैट इज़ मैच्योरिटी स्टेज। थर्ड स्टेज हमारे पास अगर देखा जाए मैच्योरिटी स्टेज है। इसमें अगर आप प्रॉफिट कर्व को देखें तो थ्रू आउट द स्टेज जो है प्रॉफिट आपका डिक्लाइन कर रहा है और ये देखिए स्टेज के आखिर में काफ़ी ज़्यादा जो है प्रॉफिट डिक्लाइन कर गया। अगर हम सेल्स को देखें तो मैच्योरिटी स्टेज में हमारा सेल जो है वो काफ़ी अच्छी फॉर्म में है, इंक्रीज़ करता है, एक पीक पॉइंट पे पहुंचता है, और एट द एंड ऑफ द स्टेज जो है वो वापस ज़रा सा हल्का सा जो है वो डिक्लाइनिंग फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रॉफिट कंडीशन है, और हमारे पास ये प्रॉफिट जो है दोनों की प्रॉफिट और सेल्स की जो है वो कंडीशन हमारे पास है। अब हम आते हैं थर्ड स्टेज की तरफ जो कि मैच्योरिटी स्टेज है। अगर हम मैच्योरिटी स्टेज की कंडीशन देखें ग्राफ में तो अब आप देख लें कि प्रॉफिट कर्व और सेल्स कर्व दोनों के दोनों जो है वो हमारा थ्रू आउट द स्टेज जो है वो डिक्लाइनिंग पोजीशन में है। ठीक है, इसकी वजह क्या होती है कि मार्केट में जो कंपटीशन जो कि सेकंड स्टेज पे ग्रोथ में अपेयर हो चुका था, अब वो कंपटीशन जो है वो बहुत बढ़ गया है। तो अब क्या होता है कि जो हमारे कंज्यूमर्स होते हैं वो उनके पास जो है वैराइटीज़ बहुत ज़्यादा होती है, उनके पास चॉइसेस बहुत ज़्यादा होती हैं। लिहाजा जो है हमें क्या करना पड़ता है, उनको लॉयल रखने के लिए अपनी प्रोडक्ट की प्राइसेस जो है वो मज़ीद जो है वो कम करनी पड़ती हैं। तो उस प्राइसेस को कम करने की वजह से जो है हमारी प्रॉफिट जो है वो तेज़ी से जो है वो या डिक्लाइनिंग फॉर्म में होता है, और प्रॉफिट जो है सेल्स लाइन जो है वो भी हमारा थ्रू आउट द स्टेज जो है वो डिक्लाइन करता है। लेकिन पहले हमारा प्रॉफिट जो है वो स्टेज के स्टार्ट में जो है वो तेज़ी से इंक्रीज़ करता है, एक पीक पॉइंट पे पहुंचता है, और एट द एंड ऑफ स्टेज जो है वो डिक्लाइन करने लग जाता है। इसके ज़रा हम कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं कि मार्केटर्स बिकम सैचुरेटेड because the household demand is satisfied and distribution channels are full. The product has to face keen competition which brings pressure on prices. ठीक है, इसके बाद है though the sales of the product rises but at a lower rate. ठीक है, सेल्स जो है वो इंक्रीज़ हो रही है लेकिन रेट जो है हमारा प्रॉफिट डिक्लाइन कर रहा है। प्रॉफिट मार्जिन हाउएवर डिक्लाइंस ड्यू टू कीन कंपटीशन की ज़्यादा होने की वजह से प्रॉफिट जो है वो शार्पली डिक्लाइन करता है। कैरेक्टरिस्टिक्स देख लें, सेल्स इंक्रीजेज एट द डिक्रीजिंग रेट, सेल्स इंक्रीज़ हो रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट पर, कम रेट से इंक्रीज़ हो रहा है। नॉर्मल प्रमोशनल एक्सपेंसेस जो है वो हम थर्ड स्टेज पे आके कम कर लेते हैं, कट कर लेते हैं। अगर आपको कोई ऐड याद हो कि जब कोई नई प्रोडक्ट मार्केट में आती है तो उसका ऐड जो है वो बहुत, उसका ड्यूरेशन बड़ा होता है, लेकिन जब जैसे जैसे प्रोडक्ट जो है वो पुरानी होती जाती है तो उसके जो है वो क्या करते हैं, उसको कट करना शुरू कर देते हैं ताकि हमारी प्रमोशन एक्सपेंसेस जो है वो कम हो जाए। तो मेच्योरिटी स्टेज पे आके आपको किसी भी ऐड का सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट का ब्रांड नज़र आएगा कि जी फलानी प्रोडक्ट है और सिर्फ जो है ये मार्केट में अवेलेबल है, तो वो सिर्फ और सिर्फ कस्टमर्स को रिमाइंड करने के लिए जो है वो ऐड को शॉर्ट कर दिया जाता है कि दिस प्रोडक्ट इज स्टिल अवेलेबल इन द मार्केट एंड यू कैन बाय इट। ठीक है, इसके बाद है यूनिफॉर्म एंड लोअर प्राइसेस जो है वो कम कर दी जाती हैं। प्रोडक्ट मॉडिफिकेशंस, प्रोडक्ट जो है इसमें चेंजेस की जाती है, उसको इम्प्रूव किया जाता है, इनोवेशन की जाती है। डीलर सपोर्ट, डीलर्स में हमारे जो है चैनल मेंबर शामिल हैं
रिटेलर्स जो है वो हमारे डीलर्स होते हैं, उनकी हमें सपोर्ट जो है वो ज़्यादा चाहिए होती है, उनके साथ हम अपनी रिलेशनशिप जो है वो स्ट्रेंथन करते हैं। प्रॉफिट मार्जिन डिक्लाइंस या डिक्रीजेस, प्रॉफिट मार्जिन जो है वो हमारा एट द एंड ऑफ स्टेज जो है वो बल्कि थ्रू आउट द स्टेज जो है वो डिक्रीज़ करता जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं डिक्लाइन स्टेज। ठीक है, ये हमारे पास प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का लास्ट स्टेज है, डिक्लाइन स्टेज कहलाता है। अगर हम यहाँ ग्राफ में देखें तो डिक्लाइन स्टेज में हमारा प्रॉफिट जो है वो बहुत शार्प तेज़ी से जो है वो नीचे गिरता है। इस स्टेज पे आकर अगर हम प्रॉफिट को या हम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना स्टॉप नहीं करेंगे तो हमारी जो ग्रीन लाइन है वो इस बाउंड्री को या इस ब्लैक लाइन को क्रॉस कर लेगी, और इसके बाद क्या होगा कि हमारा प्रॉफिट जो है वो लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो प्रॉफिट जो है वो अगर इस लाइन से ऊपर है तो दैट इज़ पॉजिटिव, और अगर इस लाइन से नीचे है तो दैट इज़ नेगेटिव। और रेवेन्यू कर्व को देखें या सेल्स कर्व को देखें तो हमारा सेल्स कर्व जो है वो भी थ्रू आउट द स्टेज जो है वो तेज़ी से जो है वो डिक्लाइन करता है। इन दोनों के डिक्लाइन के बाद अब हमें क्या करना है, हमने प्रोडक्ट को बनाना जो है वो मैन्युफैक्चर करना, हमने इसको बंद कर देना है। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं कि दिस इज़ फाइनल स्टेज, सूनर और लेटर एक्चुअल सेल्स बिगेन टू फॉल अंडर द इम्पैक्ट ऑफ न्यू प्रोडक्ट कंपटीशन एंड चेंजिंग कंज्यूमर्स बिहेवियर। मार्केट में कंज्यूमर्स का बिहेवियर चेंज हो रहा है, उनके टेस्ट में, उनके प्रेफरेंसेस में चेंजेस आ रहा है। इसके अलावा जो है कंपटीशन भी मार्केट में मौजूद है, मार्केट में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर चुका है। इसकी वजह से हमारी प्रोडक्ट जो है वो सूनर और लेटर जो है उसकी सेल जो है वो बंद हो जाएगी। ठीक है, the sales and profit fall down sharply and the promotional expenses has to be cut down drastically। क्योंकि हमारे प्रॉफिट और सेल्स जो है वो तेज़ी से नीचे गिर रहा है तो हमें इसके साथ ही अपने प्रमोशनल एक्सपेंसेस जो है उनको भी फ़ौरन जो है वो कट डाउन करना पड़ेगा। नाउ द मैनेजमेंट मस्ट डिसाइड वेदर टू विदड्रॉ द प्रोडक्ट और टू इनोवेट इट। अब मैनेजमेंट के पास दो ऑप्शन है, या तो वो प्रोडक्ट को विदड्रॉ कर ले, टोटली इसको बनाना जो है वो बंद कर दें। ठीक है, और इसके बाद जो है जब टोटली आप प्रोडक्ट बनाना बंद कर देंगे तो हमें एक नई प्रोडक्ट जो है वो स्टार्ट करनी पड़ेगी या बनानी शुरू करनी पड़ेगी। इसका मतलब है कि आपने आइडिया जनरेशन से जो है वो स्टार्ट लेना है, मतलब कि वो जो 6 फेजेस जो हमने नई प्रोडक्ट डेवलपमेंट के जो बताए थे, हमने पहले प्रोडक्ट से हमने कहाँ से आइडिया जनरेशन, स्क्रीनिंग ऑफ आइडियाज़, हमने वहाँ से जाके जो स्टार्ट करना है। ठीक है, और इनोवेट इट। दूसरा आसान तरीका हमारे पास क्या है कि हम प्रोडक्ट को जैसे कि हम प्रोडक्ट को पूरी तरीके से उसको टोटली विदड्रॉ कर दें और नई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करें, उससे ज़्यादा आसान हमारे पास तरीका क्या है कि हम जो है प्रोडक्ट के अंदर इनोवेशन करें, इसमें इम्प्रूवमेंट करें, इसमें थोड़ी सी चेंजेस करें, नए फीचर्स ऐड करें और दोबारा इसी प्रोडक्ट को दोबारा से मार्केट में लॉन्च कर दें। ठीक है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लीजिए कि रैपिड डिक्रीज इन सेल्स। ठीक है, सेल्स तेज़ी से डिक्लाइन करता है। फर्दर डिक्रीज इन प्राइसेस में भी हमें तेज़ी से कमी करनी पड़ती है। नो प्रमोशनल एक्सपेंसेस, प्रमोशन एक्सपेंसेस हम बंद कर लेते हैं क्योंकि हम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना बंद करें तो हमें प्रमोशन की भी ज़रूरत नहीं। सस्पेंशन ऑफ प्रोडक्शन का काम हमने तकरीबन ख़त्म कर दिया है। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो पहला टॉपिक जो है वो ख़त्म होता है। जी, हमारे आज का सेकंड टॉपिक है मैनेजमेंट ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। ये जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की हमने शेप देखी, हमने इसे कर्व देखे। ठीक है, कि हमारे पास बिल्कुल ऐसे ही प्री डिटरमाइन नहीं होता, बल्कि ये कर्व जो सब कुछ जो है ये मैनेजमेंट को मुख्तलिफ़ किस्म के मुख्तलिफ स्टेजेस पे मुख्तलिफ़ किस्म की स्ट्रेटजीज़ और टैक्टिक्स जो है वो अडॉप्ट करने पड़ते हैं, तब जाके हमारी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की शेप जो है वो इस तरह से जो है वो बनती है। इसको हम जरा देख लेते हैं। मैनेजमेंट ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मीन्स दैट हाउ टू प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ अ प्रोडक्ट। ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का मतलब होता है कि हमने अपनी प्रोडक्ट की लाइफ को बढ़ाना किस तरह है, उसको हमने इंक्रीज़ किस तरह करना है, या हमने उसको देर तक मार्केट में कैसे रखना है। क्योंकि हम जब तक देर तक मार्केट में प्रोडक्ट को रखेंगे तो हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो है वो लॉन्ग पीरियड के लिए हमारे पास होता रहेगा। द शेप ऑफ प्रोडक्ट सेल्स एंड प्रॉफिट कर्व इज़ नॉट प्री डिटरमाइंड। ये जो हमें लाइफ साइकिल में प्रोडक्ट की जो इनकी शेप्स नज़र आती हैं, प्रॉफिट कर्व और सेल्स कर्व, ये इस तरह पहले से जो डिटरमाइन नहीं होती, बल्कि द मैनेजमेंट कैन इफेक्टिवली कंट्रोल द स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। मैनेजमेंट जो है वो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को जो है इफेक्टिवली कंट्रोल करते हैं। मार्केटिंग रिक्वायरमेंट्स आर डिफरेंट एट एवरी स्टेज। ठीक है, हर स्टेज पे जो है हमें मुख्तलिफ़ किस्म की स्ट्रेटजीज़ अडॉप्ट करनी पड़ती हैं। नंबर 1 हमारे पास है इंट्रोडक्शन स्टेज। इंट्रोडक्शन स्टेज में हमारे पास क्या हुआ था कि प्रोडक्ट जो है वो नई है मार्केट में, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, कोई कंपटीशन भी मार्केट में नहीं है, तो नई प्रोडक्ट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम इसकी प्राइसेस ज़्यादा रख सकते हैं, लेकिन कस्टमर्स को अवेयरनेस देने के लिए हमें इसकी हैवी प्रमोशन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैनेजमेंट में देखें कि दिस पायोनियर स्टेज इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ रिस्क। ठीक है, ये स्टेज बहुत रिस्की है। 90% प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास इंट्रोडक्शन ही के स्टेज में फ्लॉप हो जाती है क्योंकि हम इसकी प्रॉपर प्रमोशन नहीं कर पाते। तो
दिस पायोनियर स्टेज इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ रिस्क, टाइम एंड मनी टू एजुकेट कस्टमर्स अबाउट यूनिक क्वालिटीज़ ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो प्रोडक्ट की क्वालिटीज़ के बारे में कस्टमर्स को इन्फॉर्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें बहुत ज़्यादा प्रमोशन करनी पड़ती है। ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस एंड प्रमोशन फॉलोइंग स्ट्रेटजीज आर डेवलप्ड। ठीक है, प्राइस की बेसिस पर और प्रमोशन की बेसिस पर हम फॉलोइंग स्ट्रेटजीज जो है वो अडॉप्ट करते हैं। जी, एग्जाम्पल हमारे पास कौन सी है, थर्ड जनरेशन मोबाइल फ़ोन की मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ यूज इन इंट्रोडक्शन स्टेज में कौन कौन सी हैं, 4 किस्म की स्ट्रेटजीज़ जो है वो हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नंबर 1 हमारे पास है रैपिड स्कीमिंग स्ट्रेटजी। ठीक है, रैपिड स्कीमिंग स्ट्रेटजी जो है वो एक ऐसी प्राइसिंग स्ट्रेटजी होती है जो बिल्कुल टोटली यूनिक प्रोडक्ट के लिए है। अगर एक प्रोडक्ट मार्केट में बिल्कुल नई आई है, उसका कोई सब्सटीट्यूट नहीं है, तो वो क्या करेगा, प्रोड्यूसर वो उस प्रोडक्ट की प्राइस बहुत ज़्यादा हाई रखेगा। फॉर एग्जांपल कि जब सबसे पहले हमारे पास कंप्यूटर जो है वो मार्केट में जब आया था तो उसकी प्राइस उस वक्त के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा हाई थी। क्यों? क्योंकि वो एक टोटली यूनिक आइटम था। तो रैपिड स्कीमिंग स्ट्रेटजी में हम प्रोडक्ट की प्राइस हमेशा मार्केट में ज़्यादा रखते हैं क्योंकि हमें कोई कंपटीशन फेस नहीं करना पड़ता। तो लॉन्चिंग द न्यू प्रोडक्ट एट हाई प्राइस एंड हाई प्रमोशनल लेवल। ठीक है, तो हमने एक नई प्रोडक्ट जो मार्केट में लॉन्च की उसकी प्राइस हमने हाई सेट की है और साथ साथ हमने हाई प्रमोशनल लेवल प्रमोशन भी हम ज़्यादा करेंगे ताकि कस्टमर्स को अवेयरनेस दे सकें। उसके बाद क्या होता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम रैपिड स्कीमिंग स्ट्रेटजी इज़ कन्वर्टेड इनटू स्लो स्कीमिंग स्ट्रेटजी। फिर हमारा रैपिड स्कीमिंग स्ट्रेटजी स्लो स्कीमिंग में कन्वर्ट होता है, लॉन्चिंग द न्यू प्रोडक्ट एट हाई प्राइस एंड लो प्रमोशनल लेवल। अब जो प्रोडक्ट हमने लॉन्च की थी उसकी प्राइस तो हमने हाई ही रखी है, लेकिन क्या करेंगे जब थोड़ा सा वक्त गुजर जाएगा तो प्रमोशन हम शुरू में बहुत ज़्यादा हाई कर रहे थे, अब हम उसको थोड़ा सा लो लेवल पर ले आएंगे। ठीक है, दूसरी स्ट्रेटजी हमारे पास कौन सी होती है, रैपिड पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी। रैपिड पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी का मतलब है कि मार्केट में आहिस्ता आहिस्ता पेनिट्रेट होना या मार्केट में आहिस्ता आहिस्ता एंटर होना। तो ये ऐसे प्रोडक्ट्स के लिए हैं जो कि ऑलरेडी मार्केट में उनके सब्सिट्यूट अवेलेबल हैं, ये हमारे पास और कंपटीशन जो है वो हमारे पास पहले से मार्केट में मौजूद है। तो हम क्या करेंगे जी, रैपिड पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी में हम प्रोडक्ट की प्राइसेस लॉन्चिंग द प्रोडक्ट एट लो प्राइस विद हैवी प्रमोशन। हम प्रोडक्ट की प्राइस ज़रा लो रखते हैं लेकिन प्रमोशन हम ज़्यादा करेंगे ताकि कंज्यूमर जो है उनको अवेयरनेस दे सके। इसके बाद है स्लो पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी। स्लो पेनिट्रेशन कब करेंगे, जब हमने कंज्यूमर्स को काफ़ी अवेयरनेस दे दी प्रमोशन में। अब हम क्या करेंगे, प्राइस तो हमारे पास लो थी, हम उसको लो ही रखेंगे लेकिन साथ साथ हम लो लेवल ऑफ प्रमोशन जो है वो भी करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जी, ग्रोथ स्टेज। ग्रोथ स्टेज हमारे पास कौन सा, सेकंड स्टेज होता है, मार्केट एक्सेप्टेंस का स्टेज। जब हमारी प्रोडक्ट जो है उसको मार्केट में एक्सेप्ट कर लिया जाता है, यहाँ पे देखें प्रॉफिट हमारा जो है वो थ्रू आउट द स्टेज जो है वो तेज़ी से शार्पली इंक्रीज़ करता है और एट द एंड ऑफ स्टेज जो है वो हल्का सा डिक्लाइन करने लगता है। सेल्स कर्व जो है हमारा थ्रू आउट द स्टेज जो है वो इंक्रीजिंग फॉर्म में है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें स्ट्रेटेजीज कौन से अडॉप्ट करेंगे ग्रोथ में जी, इम्प्रूव प्रोडक्ट क्वालिटी एंड ऐड न्यू प्रोडक्ट फीचर्स एंड स्टाइलिंग। हम क्या करेंगे, हम अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे, प्रोडक्ट के अंदर नए नए फीचर्स डालेंगे, उसके अंदर नए डिज़ाइन, नए स्टाइल्स, उसके अंदर वेराइटीज़ ऐड करेंगे। ऐड न्यू मॉडल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ डिफरेंट साइजेस, कलर, शेप्स। ठीक है, नए मॉडल्स हम इसमें ऐड करेंगे, उसके साइजेस मुख्तलिफ किस्म के। सपोज़ करें आप कोई शूज़ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है वो क्या करेंगे, पहले अगर वो सिर्फ लेडीज़ के लिए शूज़ बना रही है तो अब वो जेंट्स के लिए बनाना शुरू कर देगी, अगर जेंट्स के लिए बना रही है तो बच्चों के लिए बनाना शुरू कर देंगे। ठीक है, नए नए साइजेस भी हम उसमें ऐड करेंगे, साथ कलर्स भी, शेप्स भी, डिज़ाइंस में, जो कुछ भी हम इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं हम करेंगे। एंटर न्यू मार्केट सेगमेंट्स, नई मार्केट सेगमेंट जो है हम उसको चूज़ करेंगे। इंक्रीज डिस्ट्रीब्यूशन कवरेज, एंटर न्यू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, नए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, नए होलसेलर्स, नए रिटेलर्स को भी हम अपने साथ जो है वो काम करने के लिए जो है वो उनको एग्री कराएंगे। शिफ्ट फ्रॉम प्रोडक्ट अवेयरनेस टू प्रोडक्ट प्रेफरेंस एडवर्टाइजिंग। अब एडवर्टाइजिंग जो है हम उसको चेंज कर देंगे। जब एक नई प्रोडक्ट मार्केट में आती है पहले स्टेज में, तो हमारा मकसद क्या होता है कि हम इंट्रोडक्शन नई प्रोडक्ट से लोगों को अवेयरनेस दे सकें। ठीक है, हम कस्टमर्स को जब हम लोग उस वक्त एडवर्टाइजिंग करते हैं, नई प्रोडक्ट जब मार्केट में आती है तो वो अवेयरनेस एडवर्टाइजिंग होती है। अब हम क्या करेंगे, अब हम प्रेफरेंस एडवर्टाइजिंग करेंगे, मतलब कि अपनी प्रोडक्ट को हम बताएंगे कि इसके अंदर ऐसी चीज़ें हैं कि आप दूसरे प्रोडक्ट्स में, कंपेटिटर्स के प्रोडक्ट में हमारी प्रोडक्ट का प्रेफरेंस करें। उसके बाद है लोअर प्राइसेस टू अट्रैक्ट न्यू लेयर्स ऑफ प्राइसेस सेंसिटिव बायर्स। ठीक है, कि प्राइसेस को हम रिड्यूस करेंगे, कम करेंगे, क्योंकि कंपटीशन मार्केट में एंटर हो चुका है और ये प्राइसेस जो हमने पहले प्रोडक्ट जो कि पहले हाई कस्टमर्स के हाई प्राइस और
जो कस्टमर्स जो ब्रांड कॉन्शियस होते हैं या रिच कस्टमर्स होते हैं उनके लिए था। अब जो है ये हम इसकी प्राइसेस कम कर देंगे ताकि वो कस्टमर जो कि प्राइस सेंसिटिव बायर्स हैं, मतलब कि जो हर चीज़ की प्रोडक्ट की प्राइसेस को प्रोडक्ट को परचेज़ करने से पहले उसकी प्राइसेस को देखते हैं, या मिडिल क्लास हम कह सकते हैं, तो हम ऐसे बायर्स जो हैं उनको भी अपने कस्टमर्स के तौर पर जो है इंट्रोड्यूस कर सकें। एग्जाम्पल के तौर पर Hyundai i10 जो है एक गाड़ी है, उसकी एग्जांपल हमें दी हुई है, या व्हीकल हमारे पास कार है उसकी एग्जांपल हमें दी हुई है कि उन्होंने जो है वो ये स्ट्रेटजी अडॉप्ट की थी ग्रोथ के स्टेज पे। इसके बाद है मेच्योरिटी थर्ड स्टेज हमारे पास होता है, जिसमें प्रोडक्ट सेल्स लाइन जो है वो तेज़ी से इंक्रीज़ करती है, एक पीक पॉइंट पे पहुंचते। अगर हम ग्राफ में देखें, ये देखें मेच्योरिटी में कि हमारे पास प्रॉफिट लाइन जो है वो तो तेज़ी से डिक्लाइन हो रही है, क्योंकि कंपटीशन मार्केट में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और हमें प्राइसेस कम करनी पड़ गई हैं। सेल्स भी हमारी ज़ाहिर थोड़ी सी इफेक्टिव हुई है, लेकिन हमारा चूँकि प्राइस हमने अच्छी खासी कम कर दी, उसकी वजह से हमारी सेल्स प्रॉफिट लाइन जो है वो तेज़ी से डिक्लाइन होती है। सेल्स लाइन हमारी पहले इंक्रीजिंग फॉर्म में है, एक पीक पॉइंट पे पहुंचती है, ज़रा स्टेबल होती है, और एट द एंड ऑफ स्टेज जो है वो वापस थोड़ा सा डिक्लाइनिंग फॉर्म में आ जाती है। जी, मेच्योरिटी में देखें, इन मेच्योरिटी सेल्स डिक्लाइन एंड प्रॉफिट गोज डाउन। ठीक है, ये हमने ग्राफ में देख लिया। सो मार्केटर्स मस्ट स्पीड अप देयर प्रमोशनल एफर्ट्स टू मोटिवेट कस्टमर्स। तो मार्केटर्स को क्या करना चाहिए, अपने प्रमोशनल एफर्ट्स को तेज़ कर देना चाहिए ताकि कस्टमर जो है उनको मोटिवेट कर सके अपनी प्रोडक्ट को परचेज़ करने के लिए। कॉमन स्ट्रेटजीज़ फॉलोड आर, कौन सी स्ट्रेटजीज़ जो है वो अडॉप्ट की जाती हैं। ए हमारे पास है मार्केटिंग मॉडिफिकेशन, और बी हमारे पास है मार्केटिंग मिक्स मॉडिफिकेशन। मार्केटिंग मॉडिफिकेशन में हमारे पास क्या क्या चाहिए, नई चीज कंपनी जो है वो क्या क्या करेंगी, क्या क्या स्ट्रेटजीज अडॉप्ट करेंगी। एंटर इन न्यू सेगमेंट्स एंड न्यू मार्केट्स। ठीक है, नई जोग्राफिकल मार्केट्स ढूंढेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो है नए ग्रुप ऑफ कस्टमर जो है उनके लिए भी हम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि शूज़ कंपनी जो है वो अगर पहले जो है वो एक ग्रुप के लिए या एक लेडीज़ के लिए शूज़ बना रहे हैं, तो अब वो दूसरा ग्रुप कस्टमर जो है वो जेंट्स, उनके लिए भी जो है वो शूज़ बनाना शुरू कर देंगे। एंड न्यू मार्केट्स, नई जोग्राफिकल मार्केट जो है उसमें हमने एंटर होना है। विनिंग कंपेटिटर्स कस्टमर्स, ऐसी स्ट्रेटेजीज अडॉप्ट करें कि हम अपने, या ऐसी सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स यूज़ करें कि हमारे जो कंपेटिटर्स के कस्टमर्स हैं वो हमारी तरफ, हमारी प्रोडक्ट की तरफ, हमारी कंपनी के प्रोडक्ट की तरफ जो है वो ज़्यादा जो है वो अट्रैक्ट हो। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें सेल्स प्रमोशन टूल्स जो है वो यूज़ करने चाहिए। जैसे कि आपने अक्सर देखा होगा कि प्रोडक्ट की सेल्स ज़्यादा इंक्रीज़ करने के लिए जो है वो कोई इनामी स्कीम जो है, या कोई हज या उम्रे का टिकट जो है वो ऑफ़र कर दिया जाता है। ठीक है, इस तरह की जो है वो स्कीमें वगैरह इंट्रोड्यूस करनी चाहिए। कन्वर्ट नॉन यूजर्स इनटू यूज़र्स, ऐसे स्टेप्स लें, ऐसे स्ट्रेटजीज़ फॉलो करें कंपनी कि जो उनके नॉन यूज़र्स थे, जो पहले उनके प्रोडक्ट को इस्तेमाल नहीं करते थे, अब वो यूज़र्स में कन्वर्ट हो जाए। इसके बाद सेकंड हमारे पास है मार्केटिंग मिक्स मॉडिफिकेशन। मार्केटिंग मिक्स हमें पता है क्या क्या चीज़ें होती हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। ठीक है, तो अब प्रोडक्ट में जो है क्या चेंजेस करेंगे, इंप्रूव प्रोडक्ट क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंप्रूव करें, एंड ऐड न्यू प्रोडक्ट फीचर्स, नए प्रोडक्ट फीचर्स ऐड करें। लोअर डाउन प्राइसेस जो है उनको कम करें। तीसरे नंबर पे क्या है, इफेक्टिव मार्केटिंग कैंपेन एंड रिड्यूसेस प्रमोशनल एक्सपेंसेस। ठीक है, प्रमोशन में क्या करना है कि हमने अपनी मार्केटिंग कैंपेन जो है उसको इफेक्टिव बनाना है, और अपने प्रमोशनल एक्सपेंसेस को हमने कट कर लेना है। अब हमने जो प्रमोशन करनी है वो हमने सिर्फ और सिर्फ अपने कंज्यूमर्स को, या हमारे जो लॉयल कंज्यूमर्स हैं, जो हमारे रेगुलर कस्टमर्स हैं, हमने सिर्फ उनके लिए प्रमोशन करनी है। उनको हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में पूरी अवेयरनेस है, लिहाजा हमने सिर्फ और सिर्फ उनको रिमाइंडिंग एडवर्टाइजिंग देनी है। हमने सिर्फ उनको रिमाइंड करवाना है कि दिस प्रोडक्ट इज़ स्टिल अवेलेबल इन द मार्केट। लिहाजा आपको लंबी चौड़ी एडवर्टाइजिंग करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ छोटे छोटे बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के एड्स देने चाहिए ताकि कस्टमर्स को सिर्फ और सिर्फ रिमाइंड करवा सकें। नंबर 4 हमारे पास है इम्प्रूव डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, कि अब जो है हमने अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को इम्प्रूव करना है। नए होलसेलर्स, नए रिटेलर्स हमने जो है वो ढूंढने हैं, हमने उनके साथ जो है वो अच्छे रिलेशनशिप जो है वो बनाने चाहिए हमें। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है डिक्लाइन स्टेज। ठीक है, अगर हम ग्राफ में आके डिक्लाइन स्टेज को देखते हैं तो हमारा प्रॉफिट कर्व, रेवेन्यू कर्व और प्रॉफिट कर्व देखें, थ्रू आउट द स्टेज जो है वो दोनों डिक्लाइन करें। प्रॉफिट कर्व जो है वो इस लाइन के तक हमने, जैसी यहाँ तक पहुँचा हम लोग रुक गए या हमने प्रोडक्शन बंद कर दी, अगर हम प्रोडक्शन करते रहेंगे तो हमारा प्रॉफिट कर्व जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, मतलब कि इस लाइन से नीचे चला जाएगा तो लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। जी, डिक्लाइनिंग स्टेज के अंदर क्या स्ट्रेटजीज अडॉप्ट की जाएंगी। ड्यूरिंग डिक्लाइन कंपनी सेल्स एंड प्रॉफिट बोथ डिक्रीजेस।
डिक्लाइन में हमारी सेल्स और हमारी प्रॉफिट जो है वो दोनों जो है वो डिक्रीज़ हो जाती हैं। हेयर मार्केटर्स अडॉप्ट द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज़। यहाँ मार्केटर्स जो है वो कौन कौन सी स्ट्रेटजीज अडॉप्ट करता है। नंबर 1 हमारे पास है प्रोडक्ट इनोवेशन। या तो वो अपनी प्रोडक्ट को इनोवेट करेगा, उसमें जो है वो नई चेंजेस लाएगा प्रोडक्ट के अंदर। जैसे कि आप मोबाइल की एग्जांपल ले लें कि जब मोबाइल नया शुरू में स्टार्ट हुआ था वो सिर्फ फ़ोन सुनने के लिए और किसी को कॉल करने के लिए इस्तेमाल होता था। फिर क्या हुआ कि उसमें मज़ीद फीचर्स ऐड होने शुरू हो गए, उसमें इनोवेशन स्टार्ट होगी। ठीक है, तो प्रोडक्ट इनोवेशन जो है, या तो प्रोडक्ट को आप इनोवेट करें और न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, या फिर एक बिल्कुल टोटली यूनिक या नई प्रोडक्ट जो है मैन्युफैक्चर करें। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन जो है वो मैनेजमेंट के पास होते हैं। रिवाइज द होल प्रोडक्ट प्लानिंग, पूरी की पूरी प्रोडक्ट प्लानिंग को शुरू से जो है उसको रिवाइज करें, उसको दोबारा देखें, उसको चेक करें, उसके अंदर जो आपको कमी नज़र आती है उसको फिक्स करें। जजमेंट ऑफ पर्सनल एफर्ट्स। ठीक है, हमारे वो एम्प्लॉयज़, किसी भी कंपनी के वो एम्प्लॉयज़ कि जिन्होंने एक नई प्रोडक्ट के लिए मार्केट में बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स की, बहुत कोशिशें की, पर्सनली जो है उन्होंने बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स की, उनकी एफ़र्ट्स को आप जो है वो जज करें और उसके बाद जो है उन्हें उसका रिवार्ड दें, ताकि हमारी बाकी एम्प्लॉयज़ जो हैं वो भी मोटिवेट हो सकें। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है इम्प्रूव प्रोडक्ट इन फंक्शनल सेंस। प्रोडक्ट के अंदर फंक्शंस को इम्प्रूव करें। फॉर एग्जांपल मोबाइल की एग्जांपल हमारे पास है कि शुरू में जब एक मोबाइल आया था वो सिर्फ सुनने के लिए या बोलने के लिए या किसी से बातचीत करने के लिए इस्तेमाल होता था। उसके बाद सेकंड इसमें टाइम जो है वो ऐड हो गया, फिर इसमें कैलेंडर जो है वो ऐड हुआ। इसके बाद जो इसके अंदर मज़ीद फंक्शन ऐड हुआ, इसमें इंटरनेट, उसके अंदर जो है इंटरनेट या कंप्यूटर या इस तरह की और भी कितनी चीज़ों की जो फंक्शन जो है वो ऐड हुए। कैमरा उसके अंदर आ गया, उसके अंदर रिकॉर्डिंग का सिस्टम जो है वो आ गया। तो ये क्या चीज़ें प्रोडक्ट के अंदर फंक्शनल जो है वो इम्प्रूवमेंट्स हैं। ठीक है, तो इम्प्रूव करें प्रोडक्ट को, उसको फंक्शनल सेंस में इम्प्रूव करें। रिमूव अनप्रॉफिटेबल साइजेस एंड मॉडल्स। किसी भी प्रोडक्ट के वो साइज़ या वो मॉडल्स जो कि लोग ज़्यादा नहीं ख़रीदते, जैसे कि एक्स्ट्रा लार्ज हो गया साइज़ हो गया या बहुत स्मॉल साइज़ होता है, वो लोग जो है वो इतना परचेज़ नहीं करते, या बहुत कम लोग होते हैं जिनको ये चाहिए होते हैं। तो आप ऐसे जो साइज़ या मॉडल्स जो कि अनप्रॉफिटेबल है, लोग उसको ज़्यादा परचेज़ नहीं करते, उनको आप बनाना बंद कर दीजिए। इम्प्रूव मार्केटिंग प्रोग्राम, अपनी पूरी मार्केटिंग प्रोग्राम को जो है वो इम्प्रूव करें। ये हमारे पास 4th स्टेज था। अस्सलाम वालेकुम। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रोडक्ट लाइन एंड प्रोडक्ट मिक्स। सबसे पहले देखते हैं कि प्रोडक्ट लाइन जो है वो क्या होता है। इसकी डेफिनेशन है कि प्रोडक्ट लाइन इज़ अ ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स दैट आर क्लोजली रिलेटेड। बिकॉज प्रोडक्ट लाइन जो है वो ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स हैं जो कि आपस में क्लोजली रिलेटेड हैं। क्यों? 4 रीजंस हमारे पास हैं। नंबर 1, दे फंक्शन इन अ सिमिलर मैनर। ठीक है, प्रोडक्ट लाइन के अंदर जितने भी या इस ग्रुप के अंदर जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो सब के सब उनका फंक्शन जो है वो सेम होता है। सोल्ड टू द सेम कस्टमर्स ग्रुप, वो एक ही कस्टमर के ग्रुप को जो है वो सेल की जाते हैं। आर मार्केटेड थ्रू द सेम टाइप ऑफ आउटलेट्स। ठीक है, ख़ास किस्म की आउटलेट्स के थ्रू या शॉप्स के थ्रू जो है वो उनकी मार्केटिंग होती है, एक ही जैसी आउटलेट होती है, मतलब कि जो उनके चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सेम होते हैं और फॉल विद इन द सेम प्राइस रेंज, और उनका प्राइस रेंज जो है वो एक ही होता है। तो हम कह सकते हैं कि प्रोडक्ट लाइन जो है वो हमारे पास एक ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट है जिसमें जितनी भी प्रोडक्ट्स होती हैं उनका फंक्शन सिमिलर होता है, उनका टारगेट मार्केट सिमिलर होता है, उनका चैनल्स जो है वो सिमिलर होते हैं और उनका प्राइस रेंज जो है वो सिमिलर होता है। एग्जाम्पल में हमारे पास क्या है, आप नेस्ले जूसेस जो है उसी एग्जांपल ले लें, उनका प्रोडक्ट लाइन ले लें। तो नेस्ले जूसेस को देख लें, उसमें हमारे पास कितनी बहुत वैरायटी कितनी है। हमारे पास ऑरेंज जूस, मैंगो जूस, एप्पल जूस, पाइनएप्पल जूस, मिक्स फ्रूट जूस, गावा जूस, पोमीग्रेनेट जूस, रेड ग्रेप्स जूस, मिंट मार्गरीटा एंड पीना कोलाडा एक्सेट्रा। ठीक है, तो नेस्ले जूस जो है ये नेस्ले वालों की एक प्रोडक्ट लाइन जो है वो सिर्फ और सिर्फ जूसेस पर है। फ्रूटा वाइटल जो है उनके जूसेस हैं, उनके जूसेस पर मुश्तमिल है, जिसमें उनके पास बहुत सारे जो है वो जूसेस हैं। अब दूसरी एग्जांपल देख लें, कोका कोला वाले। कोका कोला सॉफ्ट ड्रिंक्स जो है वो क्या क्या मैन्युफैक्चर करते हैं, कोका कोला, स्प्राइट, फैंटा, डाइट कोक, कोक ज़ीरो, ये सारी की सारी जो है ये इनकी एक लाइन है कोका कोला वालों की, और उसके अंदर जो है वो क्या क्या 5 किस्म की वैरायटीज़ हैं, कोका कोला, स्प्राइट, फैंटा, डाइट कोक एंड कोक ज़ीरो। इसके बाद एक और एग्जांपल देख लें, द एग्जांपल ऑफ नाइक प्रोडक्ट लाइन इंक्लूड्स फुटवेयर, अपैरल एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स एंड एवरी प्रोडक्ट लाइन हैव सिमिलर प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब आप देख लें कि नाइक वालों की इन्होंने 3 प्रोडक्ट्स लाइन जो है वो हमारे सामने रखे एग्जांपल के तौर पे। पहला है फुटवेयर
कि जी शूज़ वगैरह इस किस्म की चीज़ें, दूसरा अपैरल ड्रेसेस वगैरह जो है, और तीसरी लाइन जो है वो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट जो है उनकी रखी हुई है। अब ये 3 लाइनें जो हैं इन्होंने बताई हैं। तो अलग अलग लाइन देखा, फुटवेयर देखा जाए तो इसके अंदर आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म के शूज़ होते हैं, जिसमें कैजुअल वेयर भी हैं, पार्टी वेयर्स भी होते हैं। इसके अलावा जो है वो स्पोर्ट्स के आपको शूज़ जो है वो अलग नज़र आएंगे, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें नज़र आएंगी। अपैरल में भी इसी तरह के एग्जाम्पल्स आपके पास आएंगे, और दूसरा जो है स्पोर्ट्स में भी आपके पास जो है वो डिफरेंट किस्म के इक्विपमेंट्स आपको इस लाइन में नज़र आएंगी। प्रोडक्ट मिक्स जो है वो क्या होती है? प्रोडक्ट मिक्स इज़ द सेट ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स एंड आइटम्स दैट आर ऑफर्ड फॉर सेल। ठीक है, एक कंपनी जो है वो एक वक्त में जितनी भी लाइनें जो है वो मैन्युफैक्चर करके मार्केट को सेल्स के लिए देती है या ऑफर करती है, वो प्रोडक्ट मिक्स कहलाती है। ठीक है, अब ये देख लें कंपनी का प्रोडक्ट मिक्स है, इसमें इसके पास 3 लाइनें हैं, मतलब कि ये कंपनी जो है वो एट ए टाइम 3 लाइन्स कैरी कर रही है। पहली प्रोडक्ट लाइन किस चीज़ की है? ये बाथिंग सोप्स की है। इसमें लक्स, पेयर्स, लाइफ बॉय, डव और लिरल जो है वो सोप्स हैं। दूसरी प्रोडक्ट लाइन किस चीज़ की है? डिटर्जेंट्स की है। रिन है, सर्फ है, व्हील है। और तीसरी प्रोडक्ट लाइन किस चीज़ की है? टी की है। इसमें ताज महल, लिप्टन, ब्रू और ताज़ा जो है ये उनके जो है वो टी मुख्तलिफ़ किस्म के जो टी हैं, टी लीव्स हमारे पास हैं। ठीक है, तो ये देख लें, ये जो है एक कंपनी का प्रोडक्ट मिक्स है और इसमें 3 लाइनें हैं। तो हम प्रोडक्ट लाइंस, एक कंपनी जितनी एक वक्त में जितनी प्रोडक्ट लाइन कैरी करती है, तो हम उन प्रोडक्ट लाइन से कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं? प्रोडक्ट मिक्स कहते हैं। प्रोडक्ट मिक्स एक और डेफिनेशन है कि सेट ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स ऑफर्ड फॉर सेल बाय अ कंपनी। एक कंपनी जो है वो जितनी भी प्रोडक्ट्स सेल करने के लिए ऑफर करती है मार्केट में, वो हमारे पास प्रोडक्ट मिक्स कहलाता है। इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस प्रोडक्ट लाइन। ठीक है, एक प्रोडक्ट लाइन जो है, एक प्रोडक्ट मिक्स जो है उसमें बहुत सारी प्रोडक्ट्स लाइन्स होती हैं। एनी कंपनीज प्रोडक्ट मिक्स हैज़ 4 डायमेंशन। हर कंपनी का जो प्रोडक्ट मिक्स होता है उसकी 4 डायमेंशन होती हैं: विड्थ, लेंथ, डेप्थ एंड कंसिस्टेंसी। जी, प्रोडक्ट मिक्स डायमेंशन को हम जरा थोड़ा देख लेते हैं। प्रोडक्ट मिक्स विड्थ, सबसे पहले हमारे पास है विड्थ क्या चीज़ होती है। प्रोडक्ट मिक्स का विड्थ क्या चीज़ होता है? अगर यहाँ पे हम देखें डायग्राम में, एक वक्त में एक कंपनी जो है वो जितने लाइनें कैरी करती है तो वो उसका विड्थ कहलाता है। तो अब ये जो कंपनी है इसकी विड्थ देख लें, इसकी विड्थ कितनी है? ये 3 लाइन्स है। मतलब कि ये जो कंपनी है ये एक वक्त में 3 लाइन्स कैरी कर रही है, तो इसकी विड्थ जो है वो 3 लाइन्स है हमारे पास। इसके बाद सेकेंड पर आ जाए कि प्रोडक्ट मिक्स लेंथ जो है, इट रेफर्स टू द टोटल नंबर ऑफ आइटम्स दैट द कंपनी प्रोड्यूसेस। ठीक है, एक कंपनी एक वक्त में जितने भी नंबर ऑफ आइटम्स प्रोड्यूस करती है वो उसकी लेंथ कहलाती है। एक एग्जांपल में यही प्रोडक्ट देख लें कि यहाँ से स्टार्ट करें, नंबर 1 लक्स, नंबर 2 पेयर्स, नंबर 3 लाइफ बॉय, फिर डव, नंबर 4 लिरल, 5 6 7 8, फिर 9 10 11 12। इसका मतलब है कि जो कंपनी है इसकी प्रोडक्ट लाइन की लेंथ कितनी है? 12 है, कि पहले आइटम से आप आखिरी आइटम तक काउंट करेंगे और टोटल जितने भी नंबर ऑफ आइटम्स होंगे वो हमारी प्रोडक्ट लाइन की लेंथ कहलाएगी। थर्ड नंबर पे देखें, प्रोडक्ट मिक्स डेप्थ। अब डेप्थ जो है वो किस चीज़ को रेफर करती है? इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ वर्जन्स ऑफर्ड ऑफ ईच प्रोडक्ट इन द लाइन। ठीक है, एक प्रोडक्ट के अंदर जितने भी वेराइटीज़ हैं, जितनी भी वर्जन्स हैं, वो हमारे पास जो है वो डेप्थ कहलाती है। जैसे कि नेस्ले जूसेस एग्जांपल थी। अब नेस्ले में जब स्टार्ट किया था तो शुरू में सिर्फ उनके पास एक मैंगो और एक जो है वो ऑरेंज जूस था, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम उन्होंने पाइनएप्पल जूस भी बनाए, ग्रेप्स भी बनाए, पोमीग्रेनेट्स भी, अब तो वो पीना कोलाडा और वो पता नहीं कौन कौन से जूसेस हैं वो सारे के सारे आ गए। तो वो जो उनके अंदर जितनी भी वैरायटीज़ होती हैं वो हमारे पास डेप्थ कहलाती है। ठीक है, और इसके अलावा जो फॉर एग्जांपल टाइड डिटर्जेंट कम्स इन 3 साइजेस एंड इन 2 फॉर्मुलेशन। जैसे कि टाइड डिटर्जेंट है तो अगर देखा जाए तो ये 3 साइजेस में भी आता है और 2 किस्म के जो है वो टाइड्स होते हैं, सोप की फॉर्म में भी होता है, पाउडर की फॉर्म में भी होता है। तो ये हमारे पास वर्जन कहलाते हैं। इसके बाद है प्रोडक्ट मिक्स कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है कि इट रेफर्स टू द क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट प्रोडक्ट लाइंस। किसी भी एक कंपनी के प्रोडक्ट लाइंस के अंदर जितना भी एक दूसरे से दोनों मिलते जुलते होंगे, इनका क्लोज रिलेशनशिप होगा, इसका मतलब है कि उनकी कंसिस्टेंसी जो है वो हाई है। द मोर प्रोडक्ट वेरिएशन मीन्स लेस प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी। अगर 2 लाइनों में जो है वो बहुत ज़्यादा वेरिएशन होगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस होंगे, एक दूसरे से दोनों लाइनें बहुत डिफरेंट अलग अलग होंगी, तो इसका मतलब है कि उसके अंदर कंसिस्टेंसी जो है वो कम है, लेस कंसिस्टेंसी है। फॉर एग्जाम्पल, अ डेयरी कंपनी हैज़ 2 प्रोडक्ट लाइन
लाइन्स मिल्क एंड योगर्ट। सपोज करें कि एक डेयरी कंपनी है तो वो उनके पास 2 लाइनें हैं, एक मिल्क की लाइन है और एक योगर्ट की लाइन है। अब आप देख लें कि मिल्क और योगर्ट जो है वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा जो है वो क्लोजली इनके दरमियान रिलेशनशिप है। तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों प्रोडक्ट के अंदर जो है वो हाई कंसिस्टेंसी है। बोथ द लाइन्स हैव सेम यूजर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, ठीक है। दोनों लाइन को अगर देखा जाए तो इनके यूज़र्स भी सेम होते हैं और इनके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है वो भी सेम होते हैं। बट फ़िलिप्स इलेक्ट्रॉनिक कंपनी, अगर फ़िलिप्स कंपनी को देखें तो वो दे हैव 7 प्रोडक्ट लाइंस हैविंग हाई प्रोडक्ट मिक्स वेरिएशन एंड लो कंसिस्टेंसी। अब कह रहे हैं कि फ़िलिप्स कंपनी जो है वो उनके पास एक वक्त में 7 जो है वो लाइनें हैं, उनके पास कैरी करते हैं, लेकिन उनके अंदर वेरिएशन जो है वो बहुत कम है, और सॉरी वेरिएशन जो है बहुत ज़्यादा है और लो कंसिस्टेंसी है। कंसिस्टेंसी बहुत, क्योंकि सब के सब प्रोडक्ट जो है उससे बहुत डिफरेंट है। सपोज करें कि अगर फ़िलिप्स देखें क्या क्या बनाता है, बल्ब्स बनाता है, ठीक है, आयरन्स बनाता है, ये टीवी सेट्स बनाता है, ये ब्लेंडर एंड मिक्सर बनाता है, ठीक है, ये फ्रायर जो है वो बनाता है। तो देख लें कि हर प्रोडक्ट जो है वो दूसरे प्रोडक्ट से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, बिल्कुल मैच ही नहीं करती। तो हम कहते हैं कि इनकी वेरिएशन जो है वो हाई है और कंसिस्टेंसी जो है वो लो है। अब यहाँ पे आ जाए, ये नेस्ले कंपनी जो है ये उनका प्रोडक्ट मिक्स हमारे पास है। अब आप देख लें नेस्ले कंपनी की जो है कितनी सारी प्रोडक्ट्स लाइन्स है। सबसे पहला प्रोडक्ट लाइन जो है वो फूड में है। फूड में क्या क्या चीज़ें हैं, मैगी है हमारे पास एंड 2 मिनट्स नूडल्स, ठीक है, मैगी 2 मिनट्स नूडल। फूड में क्या चीज़ बनाते हैं, मैगी नूडल्स बनाते हैं। इसके बाद दूसरी लाइन देखें तो ये चॉकलेट एंड कन्फेक्शनरी जो है उसकी लाइन है। चॉकलेट जो है कन्फेक्शनरी जो है ये जैसे स्वीट्स होती हैं उन्हें, या कोई टॉफ़ी वगैरह मिठाइयाँ वगैरह उनको कहते हैं। क्या क्या चीज़ें इनके पास, किट कैट जो है वो मैन्युफैक्चर करते हैं, और इसके अलावा जो है पोलो बनाते हैं, ठीक है। तीसरी लाइन देखा जाए तो ये बेवरेजेस यानी कि मशरूबात की है। इसमें नेस्कैफ़े कॉफ़ी उनका, माइलो जो है वो है, और नेस्ले फ्रूटा वाइटल्स, और इनके जूसेस जो है वो ये देखें एक वक्त में बेवरेजेस में जो है वो 3 किस्म के बेवरेजेस हैं। एक जूस की है लाइन, एक जो है वो माइलो है, और तीसरा जो है वो नेट कैफ़े, ठीक है, कॉफ़ी की लाइन है। नेक्स्ट लाइन देखें तो ये मिल्क डेयरी एंड चिल्ड डेयरी जो है, ठीक है, यानी किस चीज़ की लाइन है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो बेबी फूड है। इसके बाद मज़ीद लाइनें देखें तो ये ब्रेकफास्ट सीरियल्स जो है ये बनाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अगर प्रोडक्ट लाइन देखें तो हमारे पास है इन्फेंट फार्मूला, बच्चों के जो छोटे छोटे बच्चे न्यूली बॉर्न बेबीज़ हैं उनके लिए जो है वो दूध बनाते हैं, लैक्टोजन और नैन जो है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट लाइन है वो किस चीज़ की है, वो वाटर की है, ठीक है, नेस्ले प्योर लाइफ जो कि उनका पानी है, या नेस्ले सॉरी मिनरल वाटर जो है ये उनकी लाइन हमारे पास है, ठीक है। तो ये नेस्ले वालों का जो है वो हमारे पास एग्जाम्पल हमारे पास जो है प्रोडक्ट मिक्स की नेस्ले की एग्जाम्पल है।